जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एनजे हिंदी एकेडमी पर। स्टूडेंट के काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि सर आप जो पढ़ा रहे हो उससे हमारा बेसिक क्लियर हो रहा है, काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल ये चीज़ें हो रही है, काफ़ी इनसे फ़ायदा हो रहा है। तो आपके जो ये मैसेज, आपके जो कमेंट है मेरे भाइयों, मुझे और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, बेहतरीन कंटेंट बनाने के लिए, और एक ऐसा कंटेंट बनाने के लिए कि जहां से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना हो, है ना। तो इसलिए जो क्लासेस अभी हमारी चल रही है, यूनिट 9, यूनिट 10 और यूनिट 8 आज हमारी खत्म हो जाएगी। यूनिट 8 भी है ना। यूनिट 8 में हमारी दो रचनाएं बची थी, वो भी हम आज की क्लास में देख लेंगे। तो तीनों यूनिट हमारी खत्म हो चुकी है। आप एक बार इन तीनों यूनिट की सारी क्लासेस देखो, जो बच्चों ने अभी तक नहीं देखा, जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं ना, और उनके देखने के बाद पीवाई क्यूज लगाओ। आपको खुद को यकीन हो जाएगा कि मैंने जो पढ़ाया है, यानी आप कहोगे कि सर आपने जो पढ़ाया है वो पीवाई क्यू से एज इट इज मिलता हुआ आप पढ़ा रहे हो ना। यानी कि या तो ये क्लासेस देख लो तो सर ऐसा लग रहा है कि शायद इन क्लासेस को बार बार देख ले तो पीवाई क्यूज लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं पढ़ाते समय ही बता रहा हूं कि देखो ये पंक्ति पहले पूछी जा चुकी है, ये पॉइंट पहले पूछा जा चुका है। इसके बाद जब मैं पूरा हमारा ये सारे यूनिट खत्म हो जाएंगे, जब एमसीक्यूज क्लास में लाऊंगा, एक चीज मैं आपको बता देता हूं मेरे भाई। मुझे लगता है कि मैक्सिमम 10 दिसंबर वो तारीख है जहां तक आप कंटेंट पर ध्यान दे सकते हो, अपना बेसिक क्लियर कर सकते हो। 10 दिसंबर के बाद कभी भी आप अपना बेसिक पर काम कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब फिर आपको हर यूट्यूब पे और हर जगह जहां जहां आप जाओगे वहां पर आपको चलेगा एमसीक्यूज क्लासेस, है ना। प्रैक्टिस क्लासेस जिसको कहेंगे, एमसीक्यूज प्लस पीवाईक्यूज वो लोग कराएंगे, हर कोई कराएगा। तो उसके बाद तुम्हें कंटेंट कोई पढ़ा नहीं रहा है ना, और ना कोई कंटेंट आपको दिखेगा। हर क्लासेस जैसे यूट्यूब खोलोगे, क्लासेस यही एमसीक्यूज पीवाईक्यूज एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की क्लासेस देखेगी ना। टॉप 60, टॉप ये चीजें देखेगे। तो मेरे भाई जब तुम बेसिक नहीं पढ़ोगे तो चाहे कितने एमसीक्यूज कितने पीवाईक्यूज लगा लो, जीआरएफ तो नहीं कर पाओगे ना। हाँ, पीएचडी नेट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन जीआरएफ तो नहीं निकल पाएगा ऐसे। जीआरएफ अगर लेना है तो बेसिक कंप्लीट करना ही पड़ेगा, और बेसिक कंप्लीट करने के लिए फिर उसके बाद इतना समय भी नहीं बचेगा कि आप आकर ये वापस ये क्लासेस देखो जो अभी चल रही है ना। इसलिए मेरे भाई अभी समय है, क्लासेस देखो, अपने नोट्स बना सकते हो तो बनाओ, नहीं तो मेरे पास शॉर्ट नोट्स है, मैं वो भी आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा पूरा। अगर आप लोगों को ये पीडीएफ अभी तक नहीं मिली है तो आप टेलीग्राम पे जाइए, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कीजिए, और वहां से ये सारी पीडीएफ आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएगी, ठीक है। बाकी आप लोग काफी, आप में से काफी लोग वीडियो को पूरा देख रहे हैं, क्योंकि वॉच टाइम बताता है कि हाँ अच्छे बच्चे, मतलब काफी अच्छे बच्चे हैं जो पूरे पूरे वीडियो को काफी समय तक देख रहे हैं ना। तो इसलिए आपको यही सलाह दूंगा कि भाई इन बेसिक क्लासेस को पूरा कंप्लीट कर लो। जब ये क्लासेस कंप्लीट हो जाएगी, ये पूरे यूनिट्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को हम पढ़ लेंगे, तो मैं खुद आपके लिए एमसीक्यूज बेस्ड पीवाईक्यूज क्लास लेकर आऊंगा, और जो बेहतरीन लेकर आऊंगा, है ना। इसलिए मेरे भाई वादा कर रहा हूँ यहाँ से 80+ क्वेश्चन दिला के रहूंगा आपको इस क्लासेस से ना, यानी जो क्लासेस अभी चल रही है। चलो, आज जो हमारी क्लास नाटक है वो उपेंद्र नाथ अस्क की है, अजो दीदी। उपेंद्र नाथ अस्क की अजो दीदी, जो कि हमारी 13 नंबर की हम इसको नाटक कह सकते हैं, क्योंकि इससे पहले हम 12 नाटक पढ़ चुके हैं ना। वही वाली चीज है कि इसका प्रकाशन कब हुआ, किसी भी नाटक को सबसे पहले देखो प्रकाशन कब हुआ, तो 1955 में इसका प्रकाशन हुआ। उच्च मध्य वर्ग के खोखले संस्कार का प्रतिनिधित्व करती इस नाटक की प्रमुख पात्र अजो दीदी एक बेहद यांत्रिक महिला है। यह यांत्रिकता उसके जीवन को खत्म कर देती है। इस नाटक में जीवन की एकाकीपन तथा उनसे उपजी विसंगतियों का चित्रण किया गया है ना। यानी इस नाटक में कैसे क्या पूरा वर्णन किया गया है, इस पे हम पूरा देखते हैं। तो इसकी विषय वस्तु देखते हैं, कितने अंकों में विभाजित है, उन अंकों में कितने दृश्य, इन सब बातों पर। देखो मैं बोल रहा हूं नाटक वाली यूनिट अगर पढ़ रहे हो 8 यूनिट, तो बेसिकली सीधी सी बात है, एक चीज दिमाग में बिठा लो कि सर हमें हर एक नाटक का प्रकाशन वर्ष, उसके रचनाकार, उसमें कितने अंक है, कितने अंक का जो अगर नाम है, किसी अंक का नाम है तो वो नाम आपको क्रम से याद होना चाहिए उस अंक के। और कोई अंक अगर किसी दृश्य में बटा हुआ है तो कितने कितने दृश्यों में बटा हुआ है ना, ये चीजें तो नहीं भूलना है। फिर उसके पात्रों को नहीं भूलना है, और फिर उसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जिसे हम उद्धरण कह देते हैं, वो नहीं भूलना। हाँ, कुछ चीजें आप भूल सकते हो कि भाई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको हर क्लास में पूरी चीजें पर हाईलाइट करा रहा हूं, इसलिए आपको पूरी क्लासेस देखनी पड़ेगी ना। चलो विषय वस्तु देखते, अजो दीदी या अंजन
अंजलि, इसको अंजलि भी कहते हैं, अभिजात वर्ग की एक स्त्री है। जीवन के नियंत्रित और अनुशासित रहने से के संस्कार नाना जी से प्राप्त हुए, यानी इनके नाना जी ने इनको ये सारी चीजें प्राप्त हुई। नाना जी से का जीवन का जो प्रभाव है वो अजो दीदी पर पड़ा है। अजो एक समय वृद्धता में उसके वर्ग की सारी वृत्तियों है जो टस से मस नहीं होना नहीं जानती। उसके अपने हट में पति और पुत्र चक्की की तरह पिसते हैं। अस्क जी अभिजात वर्ग के खोखलेपन को श्रीपत के द्वारा ध्वस्त कराते हैं। श्रीपत वह पात्र जो अजो के जुल्मों को समझ पाता है, उसके दुष्परिणामों का अनुमान लगा पाता है ना। तो ये आगे देखते हैं, सारे पात्रों का जिक्र करते हैं। पहले ये देख लो, ये जो अंक, ये नाटक है, ये 2 अंकों में विभाजित है और दोनों अंक में 3-3 दृश्य है। तो अगर ये पूछे ले कि नाटक में टोटल कितने दृश्य, तो 6 दृश्य है। कितने अंक है, तो 2 अंक है मेरे भाई। कितने अंक है, 2 अंक है ना। ये चीजें आपको यहाँ पर आ सकती है, ये चीजें आपको ध्यान रखना है ना। अब इसके पात्रों को देख लेते पूरे, प्रमुख पात्र कौन कौन से, उसके बाद इसके प्रमुख उद्धरण को हम इसके अंक वाइज देखते हैं कि अंक के साथ इसके उद्धरण को हम देखेंगे। पहला आता है अंजलि, अजो दीदी। अपने विचारों और दूसरों पर थोपने की मनोवृत्ति उसे संस्कार में मिली है। उसके लिए उसका बनाया नया नियम कानून प्रधान है। उसको जिद ने पूरी घर में एक तनाव बना रखा था हुआ है। वह जिंदगी को निर्जीव घड़ी की तरह देखती है। किसकी तरह देखती है, निर्जीव घड़ी की तरह। अभी मैं इसको कथा सार आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में अजो दीदी कौन है और क्या काम करती है ना, और किस तरीके से पूरे घर में इस तरीके से निर्जीव वस्तु की तरह उन्होंने चीजों को बना रखा था ना। उनकी एक फेमस पंक्ति की, मैं चाहती हूँ कि मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अपनी अड़बाजी द्वारा बनाए नियम वृद्धि की कीमत वह जान देकर चुकाती है ना, वह जान देकर यानी खुद जान देकर चुकाती है। ये पंक्ति आई है मेरे भाई, इसमें याद रखना है ना। फिर आता है श्रीपत, अजो का भाई है। श्रीपत कौन है, अजो का भाई। इस नाटक का सबसे जिंदा दिल पात्र है ना। अजो के इंद्रजाल को वह वहीं झकझोरता है। वह अंजो की मान्यताओं का विलोम है। बेपरवाह ये मौजा मस्ती और खुश मिजाज उसके व्यक्तित्व का आयाम है। वह न किसी से शासित है न नियंत्रित है, इसलिए उसे दमन के प्रति सख्त नफरत है। एक जगह वह कहता है, क्या कहता है, ये श्रीपत की पंक्ति याद रखना, ये जरूर याद रखना है। श्रीपत बहुत इंपॉर्टेंट है इस पात्र का, है ना, अजो का भाई है। इस जब इंसान मशीन बन जाता है तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़े खतरे का दिन है ना। यानी कि जब इंसान भी मशीन बन जाएगा तो वो दिन जो है दुनिया में सबसे बड़े खतरे के लिए इन्होंने यहाँ पर बताया है ना। फिर आता है इंद्र नारायण, अजो के पति। इंद्र नारायण कौन है, अजो के प्रति। उनके दमन के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए अजो की मौत के बाद जीवन की एक नई दिशा की ओर मुड़ता है, जहां वे महसूस करते हैं कि कैसे अजो को सनक ने उनके जीवन को रेगिस्तान जैसा बना दिया है। अंत में अजो के तिलिस्म को तोड़ने का समर्थन करते हैं, इसलिए उनकी सनक के विवाह मोह में वो खींच पाती है। देखो एक तरीके से याद रखना, सीधी सी बात है, इतना कुछ याद रहे ना रहे, लेकिन इंद्र नारायण का ये याद रखना कि अजो के पति है ना, ये चीजें आपको याद रखना। नीरज कौन है, अजो का पुत्र है। अजो यानी अंजलि कहो या अजो है, अजो का पुत्र है नीरज, है ना, ये याद रखना। फिर उसके बाद नसीर कौन है, नीरज का मित्र। नसीर याद रखना, नीरज का मित्र। ये सारे पात्र आते हैं मेरे भाई, है ना, आए हुए पात्र है। ओमी नीरज की पत्नी है ना, अजो की बहू जिसे हम कहते हैं, ओमी इसकी पत्नी है। किसकी, नीरज की पत्नी है, ये याद रखना। नीलम कौन है, नीरज और ओमी की पुत्री है। नीरज और ओमी की पुत्री कौन है, नीलम, है ना। नीरज और ओमी की पुत्री याद रखना, ये नीरज और ओमी की पुत्री है, नीलम, है ना। अणिमा कौन है, अजो की सहेली। अणिमा कौन है, अजो की सहेली है। ये चीजें भी आपको यहाँ पर याद रखना। तो ये प्रमुख पात्र है मेरे भाई, इसको सबको याद रखना, कौन किसका पुत्र, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, ये सब आते हैं। गौण पात्र में देखते हैं राज, वकील साहब, नौकर, राजू और मुन्नी, ये सब क्या है, गौण पात्र है। क्या है मेरे भाई, गौण पात्र है। आगे देखते हैं, विशेष अपनी माँ की तरह को ही शासन नीरज अपने पुत्र नीलम पर करता है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही प्रतिक्रिया को देखता है। वही नाटक की ट्रेजेडी है। क्या है, नाटक की ट्रेजेडी, यानी कि यही नाटक की कहानी है। इस कथासार हम इसको देख लेते हैं। कथासार का पहला अंक हम बताते हैं आपको, फिर दूसरा अंक, और फिर इसके प्रमुख उद्धरणों की बात करते हैं। तो पहले अंक में नारी पात्र अजो के प्रचंड अनुशासन से व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन दिखाई देता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, कथासार पहला अंक है। पहले अंक में क्या दिखाई देता है, पहले अंक में नारी पात्र जो अजो है उसके प्रचंड अनुशासन से व्यक्तिगत आकांक्षाओं का दमन हमें इस नाटक में दिखाई देता है। ये नाटक अगर आपने पहले पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो तो मैं बता देता हूं क्या होता है, पहला सुन लो इसको पूरा। अजो होती है
अजो का पति होता है, उसका भाई होता है और उसका लड़का होता है। तो अजो क्या करती है, घर में सारे नियम कायदे चलाती है एकदम घड़ी की तरीके से। भाई खाना खाना है तो फिक्स टाइम पे खाना है, सोना है तो फिक्स टाइम पे सोना है ना। कुछ होते हैं ना जो पुराने लोग हैं, वो तो खासकर हमारे यहाँ होते हैं। या मेरे भाई एक तरीके से घर में कोई वस्तु है तो वो वहीं रखना है। जो आजकल रील में भी ज्यादा फेमस है कि जैसे वो पति पत्नी वाला आता है कि उसने टाविल वहां गिर रख दिया, पत्नी ने उसको झापट मार दिया या झाड़ू से मार दिया, जो भी चल रहा है अभी ना। तो ये चीजें इसमें दिखाई गई है कि भाई जो चीजें जहां रखी जा रही है उसको वहीं रखो, एक तरीके से मशीन की तरह उन्होंने काम करना है। अभी इसमें क्या होता है कि एक समय आता है जो बीमार होती है और मृत्यु हो जाती है अजो की, उसके बाद इनको याद आता है कि यार नहीं यार ठीक थी जो भी है ना। बाकी जो उसका अजो का भाई है वो कभी परवाह नहीं करता, वो आता है तो वही खाने की मेज पे मोजे के साथ पैर रख देता है, ये सारी चीजें उसकी चलती रहती है। तो यही जिक्र इसमें हुआ है। मनुष्य चाहकर भी क्रिकेट खेल नहीं सकता, और इंद्र नारायण जो अजो के पति है, अजो के खौफ से उसे उसकी दास्ता के शिकार नजर आते हैं। श्रीपत के घर में प्रवेश होते ही कुछ देर के लिए ये सही पर अलकापन और खुशमिजाज आ जाती है। वह नीरज के सपनों को पंख देता है, अणिमा यानी अजो की सहेली से मजाक करता है, यहाँ तक कि मशीन बन चुके नौकरों से हंसी ठिठोली करता है। दूसरा अंक आता है, दूसरे अंक 20 वर्ष बाद की कहानी। अब याद रखना ये जो कहानी है इसको भी याद रखना, इसका पहला अंक 20 साल पहले का है जब नीरज छोटा था। फिर 20 साल बाद की कहानी बताई गई है दूसरे अंक में, जब नीरज बड़ा हो गया, उसकी शादी हो गई और उसकी भी एक लड़की हो गई, जबकि बात इसमें हुआ है ना। तो दूसरे अंक जो है नीरज 20 वर्ष बाद की कहानी शुरू होती है। अजो इस अंक में नहीं है, अजो इसमें नहीं है, क्योंकि अजो की मृत्यु हो जाती है इसलिए, क्योंकि वह चल बसी है। अजो द्वारा विचारों और मान्यताओं के लादने का अत्याचार कितना बड़ा था, इसे आगे चलकर स्वयं नीरज भी महसूस करता है। मन क्रिकेट में और आंख पढ़ाई में, फल तुम्हारे सामने, ना क्रिकेट के कप्तान बने ना आईएएस, नीरज अपनी पत्नी ओमी से कहता है। अब मेरे भाई ये जो पंक्ति है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीरज ने ओमी से कहा था ना, जब तक वे जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने फलने फूलने नहीं दिया। इंद्र नारायण जो अब जज बन चुके हैं, पहले वकील थे, जब उसकी मृत्यु नहीं हुई थी तब वकील थे, बाद में जज बन चुके थे। नाटक के अंत में कहते, जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले, और जो इस घर की घड़ी की तरह नहीं इंसानों की तरह जीना चाहिए ना। ये वो अजो को उसके मरने के बाद कह रहे बस बैठे बैठे, ये चीजें चल रहा है ना। नाटक के दूसरे अंक में ये स्पष्ट होता है कि अजो क्यों और कैसे मरी, ये चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब इसके प्रमुख उदाहरण हम देख लेते हैं मेरे भाई, किसने किससे कहा था, ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखते हैं ना, क्योंकि खास क्वेश्चन यहीं से बनता है। बाकी ये भी याद रखना कि दूसरे पात्र में अजो नहीं थी, पहले पात्र में थी। दूसरा पात्र 20 वर्ष बाद आया था, पहले पात्र के है ना। ये चीजें याद रखना, दोनों में 3-3 दृश्य, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट पंक्तियां हैं जो बेसिक है। बेसिक कंप्लीट कर लोगे तो हाई लेवल क्वेश्चन बना दोगे, सीधी सी बात, इतना सा फंडा में जानता हूं है ना। अगर बेसिक कंप्लीट नहीं है तो कोई मतलब नहीं है जीवन में पढ़ाई करने का फिर, है ना। चलो, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, जीवन स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयां नियम वृद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। ये अजो की पंक्ति है ना, अजो दीदी की पंक्ति है, ये इंपॉर्टेंट पंक्ति आई हुई पंक्ति है ना। ये पीवाईक्यू में भी आपको देखने को मिल जाएगी। अच्छा, मैं कहता हूं ना कि पीवाईक्यू में मिल जाएगी तो आप लोग कहते होंगे कि सर आप तो एक ही नाटक से बहुत सारे पीवाईक्यू हमें बता देते हैं। मेरे भाई होता है क्या, पीवाईक्यू अगर आपने खोल के देखे होंगे कभी तो आपको पता है कि पीवाईक्यू में क्या होता है, एक साथ 4 पंक्तियां होती है ना, और उसमें कहा जाता है इसमें से कौन सी सही है या फिर कौन सी गलत है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। अब उसमें एक साथ सही वाली में 3 सही है तो तीनों आ चुकी है, अब तीनों में से कोई एक और वापस से रिपीट होने का चांस है, या फिर इस तरह पंक्तियां लिखी, इस तरह उनके पात्रों के जिक्र हुआ कि भाई मिलान कीजिए कौन सी पंक्ति किसकी है, तो उसमें आ चुका है। तो ये इस तरीके से बहुत सारी पंक्तियां आई हुई है ना नाटक की, इसलिए हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। फिर आता है जब इंसान मशीन बन जाए तो दिन दुनिया के लिए सबसे खतरे का दिन है, ये श्रीपत कहता है, ये पंक्तियां मैं बता चुका हूं आपको। चलो, ये नाटक इतनी ही इंपॉर्टेंट है, इस नाटक से इतना ही पंक्तियां या इसके जो पात्र है या यही चीजों का जिक्र इसमें ज्यादा आता है ना, जो मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी कौन है मेरे भाई, मन्नू भंडारी की एक अच्छी रचना है महाभोज, मन्नू भंडारी ने लिखी महाभोज नाटक है ना। क्या नाटक है, महाभोज नाटक लिखी, और बड़ी नाटक है मन्नू भंडारी की, महाभोज बड़ी नाटक लिखी हुई है और बड़ी प्रसिद्ध नाटक है। मन्नू भंडारी को हम यूनिट 10 में भी पढ़ के आए हैं, मैं पहले बता दूं आपको। मन्नू भंडारी की खुद के ऊपर लिखी गई एक आत्मकथा मैंने आपको बताई थी ना, ये चीजें आपको देखना चाहिए। बाकी मन्नू भंडारी के ये महाभोज नाटक है, इसका प्रकाशन 1982 ईस्वी में था। यह नाटक 11 दृश्यों में विभक्त है, याद रखना 11 दृश्यों में विभक्त है। अभी तक कोई 6 अंक में विभाजित था, कोई 5 अंक में विभाजित था, और
कोई अगर 5 अंक में विभाजित था तो उन 5 अंक में कोई 2 दृश्य, 7 दृश्य, 12 दृश्य, 17 दृश्य, इस तरीके से दृश्य उसमें आ रहे थे। लेकिन ये नाटक ओवरऑल 11 दृश्यों में विभाजित है, इनको 11 दृश्यों में हमें अलग अलग देखनी पड़ेगी। मन्नू भंडारी है ना, मन्नू भंडारी की महाभोज नाटक 1982 में प्रकाशित हुई। आजादी के बाद भारतीय राजनीति व तथा अपराध के गठजोड़ का चेहरा आम जन के सामने आया, इसका स्पष्ट यथार्थवादी चित्रण इस नाटक में किया गया है। महाभोज का उपन्यास जो है 1979 में आ चुका था। मेरे बात सुनना, महाभोज उपन्यास भी है और नाटक भी है। तो उपन्यास जो है 1979 में प्रकाशित हो चुका था, लेकिन ये नाट्य रूपांतरण कब हुआ? इसका नाट्य रूपांतरण हुआ मेरे भाई 1982 में, है ना, ये याद रखना। प्रथम प्रस्तुति इसकी जो थी वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा दी गई थी। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रंगमंडल द्वारा इसकी प्रथम प्रस्तुति दी गई थी 1982 में। कब दी गई थी? 1982 में, जो कि हम इसका प्रकाशन वर्ष भी मानते हैं। निर्देशक कौन थे? अमाल अलाना। कौन थे? अमाल अलाना इसके निर्देशक थे, ना। ये चीजें आपको याद रखनी है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको चीजें समझ में आ रही होगी। आप वीडियो को यहां तक देख रहे होंगे, आगे भी देखोगे, क्योंकि ये नाटक इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ बड़ी भी है, तो हमें इसको एक एक पहलुओं पर बात करनी पड़ेगी इस नाटक के, ना। इसको ऐसे नहीं छोड़ सकते। आज हमारी नाटक वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आपको लगता है कि सर किसी और चीज को मैं बताना भूल गया, तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, या टेलीग्राम पे भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं उन चीजों को आपको जरूर बताऊंगा, है ना। उसके बाद यूनिट 7 हमारी स्टार्ट होगी मेरे भाई। यूनिट 7, यूनिट 6 और यूनिट 5 अगर कंप्लीट हो गई तो फिर ज्यादा कुछ बचेगा नहीं, है ना। ऑलमोस्ट में आज कितनी तारीख हो गई? 18 तारीख, है ना। मैं कोशिश करूंगा कि 10 दिसंबर तक मैं आपको यूनिट लगभग 3 तक कंप्लीट करा दूं। यूनिट फर्स्ट में ऑलरेडी पहले करा चुका हूं, उसको एक बार रिपीट करा दूंगा, लेकिन पहले करा चुका हूं। अगर देखना चाहो तो देख लेना, वो प्लेलिस्ट पे डला है। यूनिट फर्स्ट, है ना, पूरा कंप्लीट कराया है। यूनिट सेकंड बचेगी बस हमारी, तो उसके बाद यूनिट सेकंड चलती रहेगी और हमारे एमसीक्यूज भी चलते रहेंगे। फिर दोनों क्लास हमारी चालू हो जाएगी तब तक, है ना। तो ये चीजें हमारी वहां से स्टार्ट हो जाएगी। बाकी आप कमेंट जरूर करना आपको क्लासेस कैसी लग रही है। नए व्यूवर्स से तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मेरे भाई। फिर आते दा साहब। ये ता साहब नहीं है, दा साहब है ना। ये थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसको दा साहब कर लेना। हर जगह पर ता साहब लिखा होगा, इसको दा साहब करना। प्रमुख पात्रों को देखते हैं। दा साहब इस नाटक में, महाभोज में क्या है? मुख्यमंत्री है, दा साहब, है ना। बातों और ऊपरी व्यवहारों में आदर्शवाद, परंतु व्यवहार ठीक उलट इनका, है ना। बात जैसे कोई मुख्यमंत्री होता है, अभी देख लो, मतलब कोई भी राजनेता को देखो आज के वर्तमान के, कि बातों में और ऐसे कैसे आदर्शवाद की बात करता है। अरे नहीं, हम तो गांधीवादी विचारधारा के हैं, हम तो ये हैं, हम तो वे। लेकिन वो अपने व्यवहार में एकदम अपोजिट होता है। अभी उस पर कोई बात आती है तो सीधे गालियां देता है मीडिया के सामने, ना। यही चीज इसमें बताई गई है। मंत्रिमंडल के लोग जैसे लोचन भैया चौधरी जी असंतुष्ट है किससे? मुख्यमंत्री दास साहब से, ना। हरिजन और खेत मजदूरों को साधने के लिए घरेलू उद्योग योजना शुरुआत करते। किनको? हरिजन और खेत मजदूरों को। बिशु की मौत के पहले आत्महत्या, फिर बिंदा द्वारा हत्या घोषित कराते हैं, ना। हीरा का हाथ घरेलू उद्योग योजना का उद्घाटन तथा आगजनी के पीड़ितों को 5,5 हजार रुपए का वितरण ये करते। तो ये कुछ पंक्तियां हैं जो याद रखना इनके बारे में। बिशु जिसे बिसेश्वर कहते हैं, हरिजनों का हमदर्द है। हरिजनों का क्या है? हमदर्द, है ना। तो पहले तो बिशु की जब मृत्यु होती तो उनको उसको आत्महत्या बताता है ना। फिर बाद में अपने स्वार्थ के लिए बताता है कि नहीं नहीं ये हत्या है, और हत्या का किसके ऊपर देता है? पूरा ठेकड़ा बिंदा के ऊपर फोड़ देता है, ना। ये चीज इसमें होती है। शहर में पढ़ाई, वापस आकर स्कूल खोलता है। सकूल बाबू के शासन में 4 साल जेल रहा है। सकूल बाबू जब शासन में थे, जब कितने साल रहा ये? 4 साल जेल में रहा, बिना मुकदमे के। कौन? बिशु। हरिजनों का हमदर्द है। हमदर्द यानी कि उनका नेता है हरिजनों का, यानी कि ये शब्द हालांकि अभी तो बैन नहीं कर दिया, लेकिन ये पुराने नाटकों में यूज हो रहा है तो हो रहा है। अब तो हरिजन शब्द भी हम यूज नहीं कर सकते, ना। तो आगजनी की घटना के सबूत इकट्ठा करने के कारण मार दिया गया। उन प्रमाणों को दिल्ली ले जाना चाहता था, है ना। जोरावर ने टिटहरी गांव के बसी और बिहारी के पतून की दुकान पर चाय में जहर पिलाकर इसकी हत्या करवाई थी। ये चीजें याद रखना। फिर आता बिंदा, बिंदेश्वर प्रसाद। बिशु का अभिन्न मित्र था। बिशु का मित्र था। लगभग 8 महीने की दोस्ती थी। बिशु के संघर्ष को आगे बढ़ाता है। शहर का रहने वाला रुकमा का पति है। रुकमा का पति याद रखना, ये पूछा गया है। बिशु किसका पति है? रुकमा का। रुकमा के पिता की मौत के बाद खेती संभालने गांव आया था। अंत में बिशु की हत्या के झूठे आरोप में गिरफ्तार करता है, क्योंकि ये बिशु का मित्र था, तो
आपको पता है कैसे पॉलिटिशियन एक दूसरे को फंसाते, वही वाला सीन यहाँ चल रहा है। मतलब इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जो हमारे आसपास होता है, जो हमारे विधायक नेता सांसद कर रहे हैं, वही सारी चीजें ये आज से कई साल पहले लिख के बता गए चले गए ना। सक्सेना एसपी साहब है, हत्या की तह। और अच्छी बात यह है 1982 में लिखा गया। अच्छा, मन्नू भंडारी, आपको पता है मन्नू भंडारी ने अपनी आत्मकथा में लिखा, मैं आपको सुना देता हूँ उनकी आत्मकथा में क्या लिखा था। जब इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया ना, तो मन्नू भंडारी आपातकाल के खिलाफ बहुत उग्र तरीके से लिख रही थी, क्योंकि इन्होंने स्वतंत्रता के ऊपर भी अपना आंदोलन किया था। तो जो व्यक्ति आजादी में अपना, चाहे लास्ट लास्ट में, लेकिन अपनी आजादी में, मतलब आजादी के समय अपना नेतृत्व दे रहा था, अपना योगदान दे रहा था, वो व्यक्ति क्या लगता है कि क्या फिर जब ऐसे आपातकाल जैसी स्थिति आई तो उस समय चुप रहेगा क्या? उसने इंदिरा इंदिरा गांधी का बहुत जोर से विरोध किया इन्होंने, मन्नू भंडारी ने। तो जब इंदिरा गांधी ने इनको बुलाया और कहा देखो क्या चाहिए, भारत रत्न चाहिए, जो रत्न चाहिए सब मिलेगा, बस चुप हो जाओ। और मन्नू भंडारी इंदिरा गांधी जैसी लेडी को, देश के प्रधानमंत्री को मुंह पे मना करके आ गई थी कि तुम्हारा जो भारत रत्न है वो तुम्हारे पास रखो, नहीं चाहिए हमें ना, हम तुम्हारे खिलाफ है, रहेंगे और लिखेंगे सरकारों के खिलाफ अगर सरकारें बेजुबान हो जाएगी तो। ये चीजें इंदिरा गांधी को कह के आ गई थी मन्नू भंडारी। सोच सकते हो उस समय जो लेखक थे उनका कितना रुतबा रहा होगा, है ना। ये चीजें इसमें बताई जा रही है। और ये रचना लिखना भी बहुत बड़ी बात है इस तरीके की, है ना। जो जोगेश्वर महेश हीरा बिंदा की गवाही देते हैं, ये सब उसमें सक्सेना एसपी साहब के सामने ये इनको गवाही देने आते हैं ना। जोरावर द्वारा बिस्सू की हत्या करने का खुलासा इसलिए सस्पेंड कर दिया जाता है। अब मेरे भाई, कोई एसपी होता ना कभी कभी ईमानदार आ जाता है, अब उसने खुलासा कर दिया कि भाई नहीं नहीं इसकी हत्या तो इस व्यक्ति ने करी है ना, तो उसको क्या कर दिया जाता है, रिटायर कर दिया, सस्पेंड कर दिया जाता है कि नहीं तू हमारा कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमारे काम का वही है जो हमारे इशारों पे चलता है ना। तो ये जो आज के एक्चुअल जमाने में हो रहा है वो आज से 1982 में लिख के चली गई ये चीज, है ना। इसमें कोई दो राय नहीं है ना, सब कुछ वही चल रहा है। जोरावर सरोवा का जमींदार नुमा एवं धनाढ़ किसान है, दा साहब का, ये ता साहब नहीं है, सब जगह दा साहब कर लेना आप लोग, है ना। दा साहब का करीबी समर्थक है, बिस्सू की हत्या तथा हरिजन बस्ती में आगजनी करता है, गांव में 35% वोट का मालिक ही है ना। कौन? जोरावर। दत्ता बाबू मशाल साप्ताहिक के संपादक, ये याद रखना दत्ता बाबू का आया था पीवाईक्यू में ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दत्ता बाबू आ चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दत्ता बाबू का आया था, मशाल साप्ताहिक के संपादक है। अखबार में घाटा, विज्ञापनों का अभाव था, इनको अखबार में घाटा चल रहा था। दा साहब आते, दत्ता साहब के कागज तथा विज्ञापन के आश्वासन मिलने पर सत्ता के समर्थन में पत्रकारिता इनको करनी थी। वही वाली चीजें देखो, आजकल हम कहते हैं ना गोदी मीडिया, वही चीज होती है कि भाई विज्ञापन कहां से आएंगे, क्योंकि अधिकतर न्यूज चैनल को 60% विज्ञापन तो सरकारों के द्वारा मिलते हैं, सरकारों की एजेंसी या सरकारों की चीजों से मिलते हैं, तो पैसा तो वहीं से आएगा। तो जिस सरकार पैसा दे रही है, जिसका मतलब खा रहे हो नमक, उसके सामने कैसे बोलोगे। तो वही चीज उस समय भी हो रही थी, तो इस व्यक्ति ने भी वही किया है ना। तो स्वार्थ, लुलुप, निष्ठा और ईमानदारी का अभाव था, बुद्धिजीवी वर्ग की साथ से साठ घाट के प्रतिनिधि थे। महेश दिल्ली के आया रिसर्च स्कॉलर का सूत्रधार है ना। शकुल बाबू भूतपूर्व मुख्यमंत्री, विरोधी पार्टी के नेता है। और इसमें वही बात है, सुकुल बाबू भी है ना, करिश्माई वक्ता है, बिशु की मौत का प्रदर्शन रैली निकालते हैं और सरोह का उम्मीदवार है। अच्छा, एक चीज पता है कि जब कोई व्यक्ति जिस पद पे रहता है ना, मुख्यमंत्री पद पे मान लो कोई है, तो उसके राज्य में कहीं अगर जैसे अभी अगर हम स्टूडेंट भी कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे ऊपर लाठियां चलाई जाती है और सरकार कहती है नहीं ये स्टूडेंट नहीं है, ये तो भाड़े के टट्टू है, ये तो ये है वो है, ऐसे हजारों बात करती है और उन चीज को दबाने की बात करती है। जब वही मुख्यमंत्री 5 साल बाद अगर विपक्ष में बैठा है तो वही स्टूडेंट के साथ आकर रोड पे प्रोटेस्ट करता है ना। तो ये चीजें चलती रहती है, जो कि पहले रचनाओं में सब कुछ बताया हुआ है ना। काशी सकुल बाबू का विश्वसनीय कार्यकर्ता और इलेक्शन कमांडर है ना। योगेश्वर साहू को चुनाव लड़ने के लिए तैयार करता है। अप्पा साहब सत्तारूढ़ी पार्टी के अध्यक्ष है, लखनऊ चुनाव में खड़ा करने के कारण दास साहब से नाखुश है। पांडे जी दास साहब के निजी सचिव है। पांडे जी को याद रखना, ये आया हुआ है ना, पांडे जी के बारे में पूछ लिया गया था कि पांडे जी दास साहब के क्या है, निजी सचिव है ना, पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। लखन दास साहब का विश्वास पात्र है, सरोवा चुनाव के प्रत्याशी है। जमुना बहन दास साहब की पत्नी है, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू में आई हुई है, दास साहब की बहन है, जमुना बहन है ना, सॉरी दास साहब की पत्नी है जमुना बहन। सिंधा डीआईजी है, बिस्सू की आत्महत्या वाली रिपोर्ट तैयार करवाते हैं ना। फिर आता है
भवानी मशाल का सहायक संपादक है। नरोत्तम ईमानदार प्रेस रिपोर्टर है, सच्ची रिपोर्ट छपवाना चाहता है। बिस्सू की हत्या तथा आमजानी की। रत्ती दास आपका पीए, ये रत्ती दास आपका पीए जो सरकार की तरफ से मिलता है, और वो उनका निजी सचिव था पांडे जी ना, तो पांडे जी ज्यादा पूछा जाता है निजी सचिव। रत्ती तो ठीक है, सरकार का पीए तो आज तक हमने देखा ही नहीं है, हर मुख्यमंत्री वगैरह अपना खुद का पीए लेके घूमते रहती है। मोहन सिंह सक्सेना का सहयोगी पुलिस कांस्टेबल है। हीरा बिस्सू का बाप है। रुकमा बिंदा की पत्नी है। रुकमा कौन है? बिंदा की पत्नी है। बिस्सू के स्कूल का दोस्त। भैरव सिंह सरोवा का थानेदार, सरोवा का चमचा है ना, जोरावर का चमचा, किसका? जोरावर का चमचा, सॉरी मैंने पहले ही कह दिया था, ये नाटक मेरे भाई बड़ी है, थोड़ी बड़ी नाटक है, इसको ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा। फिर आता है लड़को, जोरावर की लड़की है। जोगेश्वर साहू सरुआ का बनिया है ना, और बिस्सू की लाश इसी के पहले इसी ने देखी थी ना। अब ये चीजें कथासार मैंने आपको बता दिया है, ये चीजें आप देख लेना। इसका प्रमुख उद्धरण हम देखते हैं, पहला दृश्य देखते हैं, उद्धरण में पहला दृश्य देखते हैं। कथासार वही चीजें जो मैं आपको बताया हूं, है ना। तो पहले दृश्य में आता है, वो कौन सी पंक्ति आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है ना। पहले दृश्य में मेरे मरे आदमी ये और सोए आदमी में अंतर ही कितना होता है भला, बस एक सांस की डोरी वह टूटी और आदमी गया, है ना। ये पंक्ति आई थी, ये सूत्रधार ने कही थी। किसने कही थी? सूत्रधार की ये पंक्ति है ना, ये याद रखना। और कौन से दृश्य में आई थी ये जरूरी है, तो ये पहले दृश्य में आई थी। कौन सी रचना, कौन सी नाटक की है? तो महाभोज की है, ये भी जरूरी है। गांव में जो कुछ भी घटता है गांव का ही होकर रह जाता है, रोहर उसके एकदम बिखर रहा है ना। ये सूत्रधार की ही पंक्ति है, और ये पहले दृश्य में आती है, महाभोज नाटक की, इसको याद रखना है। दूसरे दृश्य की पंक्तियां देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्तियां। खेत मालिक के अत्याचार बहुत बढ़ते जा रहे, कानून का जो तो जैसे कोई डर ही नहीं रहा, ये नरोत्तम भवानी से कहता है। नरोत्तम किससे कहता है? सॉरी, भवानी से कहता है। तो ये दूसरे दृश्य में आती है। जब मैया फटे कतवाल डर काहे, जब मैया फटे कोतवाल, ये मैया नहीं है, सैया है, इसको सैया कर लेना। जब सैया फटे कातवाल, ये एक तरीके से हुआ है कि जब सैया कोतवाल तो डर काएगा। इन दिनों तक पहुंचते पहुंचते कानून भी साला लंगड़ा हो गया है। ये भवानी नरोत्तम से कहता है ना, भवानी नरोत्तम से कह रहा है ना। ये पंक्ति वो वाला सीन है कि भाई जब सैया कोतवाल, तो वो कहता ना कि वो गाना आया था ना कि मेरो बालम थानेदार चलावे जिप्सी, तो वो वाला ही सीन यहाँ पर है ना, कि जब उसका बालम ही थानेदार है तो भाई उसको क्या डर है ना। तो भवानी किससे कहते हैं? नरोत्तम से कहता है ना, ये याद रखना। दूसरे दृश्य में आता है। फिर आता है, कभी कभी सोचता हूँ कि आजादी मिले इतने साल हो गए, लेकिन आज भी इस तबके की हालत आदमियों की जानवरों की तरह ट्रीट की जाती है। ये नरोत्तम भवानी से कहता है, ये दूसरे दृश्य में होता है। सेल सेल, कोई कमिटमेंट नहीं आप लोगों का, यदि ऐसा हो तो अखबार बंद करके पान की दुकान खोल दीजिए। नरोत्तम भवानी से कहता है मेरे भाई, दूसरे दृष्टि में याद रखना। नरोत्तम भवानी से क्या कह रहा है? भवानी नरोत्तम से क्या कह रहा है? ये सब चीजें आपको अच्छे से याद रखना है, इनको बार बार रिवीजन करना है, एक बार पढ़ने पे याद नहीं रहेगा, है ना। दूसरा ये कि जैसे पढ़ते समय एक अच्छी चीज मैं बताऊं आपको, कि आपको ये याद नहीं रहेगा कि यार ये किसकी है, तो आप याद जैसे पढ़ते समय क्या करो कि जैसे कोई पंक्ति पढ़ी आपने, जैसे अगली पंक्ति में पढ़ के बताता हूं। जैसे आता है, हेडलाइट हमेशा कच्ची होनी चाहिए, जो पढ़े वो अखबार जरूर देख खरीदे ना। अच्छी, कच्ची नहीं है, अच्छी, अच्छी है ना, अच्छी। हेडलाइट हमेशा अच्छी होनी चाहिए, जो पढ़े वो अखबार के जरूर खरीदे। भवानी नरोत्तम से कह रहा है। अब ये पंक्ति आपने देखा कि भवानी नरोत्तम से कह रहा है, ये भी पता है दूसरे दृश्य का है, लेकिन ये पढ़ते समय ये याद रख लो, ये महाभोज नाटक का है, महाभोज नाटक का है। तो जब जितनी बार पढ़ोगे उतने महाभोज नाटक दिमाग में छपती जाएगी, है ना। बिना सरकारी विज्ञापन और कागज के पूरे कोटे के कहीं अखबार चल सकता है क्या? ये दत्ता बाबू जो है वो किससे कहते हैं? नरोत्तम से कहते हैं। नरोत्तम को समझाते भाई देख मान जा, जूते खाएगा नहीं तो मुख्यमंत्री ठहरे हम, हाँ। फिर आता है, कभी कुछ नहीं हुआ, ये तीसरे दृश्य की बात हो रही है ना, तीसरा दृश्य स्टार्ट हो चुका है। कभी कुछ नहीं हुआ, बहुत मामूली सी बात हुई, एक आदमी की हत्या। असली बात तो तब होगी जब हरिजनों के सारे वोट सकुल बाबू के नाम पड़ जाएंगे। लखन किससे कहता है? जमुना बहन से कहता है। लखन मेरे भाई जमुना बहन से कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कानून अनुमान पर नहीं प्रमाण पर चलता है, ये दास साहब जमुना बहन से कहता। और बड़ी इंपॉर्टेंट, मतलब पीवाईक्यू में आई हुई पंक्ति है, मैं तो कह रहा हूँ इस बार भी ये पंक्ति आपको एग्जाम में दिख जाएगी ना, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। वो कहता है कानून अनुमान पे नहीं प्रमाण पे चलता है, ये मुख्यमंत्री साहब अपनी पत्नी से कह रहे हैं ना, ये याद रखना। पत्नी ने कहा होगा अरे भाई क्या कर रहा है तू, छोड़ ना उसको, तो उसने बोला नहीं। चलो मजाक वाली बात है, लेकिन जो चीजें पहले के कवि, अच्छा पता है मैं जब
साहित्यकारों को देखता हूँ ना, तो साहित्यकारों ने 100 साल पहले की चीजें लिख दी। पता नहीं क्या उनके अंदर ऐसा था कि उन्होंने 100 साल पहले की चीजों को पहले ही लिख दिया, यानी कि सब कुछ बता के चले गए, क्या होना था क्या नहीं होना था, कैसा युग आने वाला था, ये सब डिस्कस वाले वो पता नहीं 50 साल पहले कैसे करके चले गए होंगे, 75 साल पहले कैसे करके चले गए होंगे ना। मुझे भी कभी कभी सोचने में आता है कि यार इतना ज्यादा एडवांस ये लोग होते थे कि पहले ही बता के चले गए कि क्या होने वाला है आने वाले समय में ना। ये चीज होती है। फिर आता है आर्थिक सहायता से गरीबी पर जरूर मरहम लगाया जा सकता है, पर प्रियजनों के बिछड़ने के दुख पर नहीं। ये दा साहब जमुना बहन से कह रहे, दा साहब नहीं है, दा साहब है। ये हर जगह गलत टाइप कर दिया है। 15 साल को तो तूता तू दा साहब का ढेला उठाए उठाए उनके पीछे चल रहा है। ये जमुना बहन लखन से कहती है दा साहब है, जहां जहां ता लिखा है वहां दा कर लेना ना। 15 साल की उम्र से 15 साल की उम्र से तो तू दास आपका ढेला उठाए उठाए चल रहा है, पीछे पीछे चल रहा है ना। ये जमुना बहन लखन से कहती है, इंपॉर्टेंट पंक्ति देख लेना इसको भी। आता है, लेकिन आवेश राजनीति का दुश्मन है, राजनीति में विवेक और धीरज चाहिए। ये तीसरे दृश्य में आता है, अखबारों को तो स्वतंत्रता होनी चाहिए, वे ही तो हमारे कामों और असली दर्पण होते हैं ना। ये भी हमारा क्या मेरे भाई, ये हमारा आता है तीसरे दृश्य में। सब अपने अपने को लेकर परेशान है भाई, वो भी प्रमोशन के लिए छटपटा रहे हैं। गुलामी आत्मा के क्षय कर तो करती रही है। हमारे पास भी ऊपर से आदेश आया है कि तबादला करो, है ना। कर्मचारी को इस तरह के आदेश देना उनके अधिकारों के हस्तक्षेप करना है। ये सब बात जो है दा साहब लखन से कहते हैं। उपरोक्त सभी, यहाँ ऊपर लिखा उपरोक्त सभी, यानी ऊपर जितनी बात हुई ये सब दा साहब ने लखन से कही है ना। दा साहब ने किससे कही, लखन से कही है सब चीजें। फिर आता है, रुपया जरूर पहुंचा देना वरना कागजी योजनाएं विश्वास तोड़ देती है। ये दा साहब पांडे जी से कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, पांडे जी से ना। और बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ये पंक्ति आई हुई है कि ये किसने कहा था, पांडे जी से कहा था। फिर आता है, इन परिजनों के बाप दादे हमारे बाप दादा के सामने सर झुकाया करते थे, सूखे पीठ कमान की तरह टेढ़ी हो जाया करती थी, है ना। ये जोरावर पांडे जी से कह रहा है, ये जोरावर पांडे जी से कह रहा है, मतलब वो उसने जब उसको मारा था ना, जब वो उस व्यक्ति को तो कहता था, कह रहे ये साला कैसे हमारे सामने खड़ा है, हमारे सामने तो ऐसा वैसा, ये चीजें इसमें क्या होती थी। देख लिया दा साहब, यह उनका रवैया हरिजनों के लिए आज भी यही ये लोग चाहते हैं ना। ये दा साहब किससे, लखन किससे कहता है, दा साहब से कहता है। लखन किससे कहता है, दा साहब से। ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लिया दा साहब, यह इनका रवैया हरिजनों के लिए है ना। ये चीज आई थी। फिर आता है, जहां हक दिलावे वही रो रही सरकार, अपने दिन हड़ताले जुलूस तोड़ फोड़ काम कोई नहीं करना चाहता ससुर। बस ये ससुर गाली एक तरीके से ना, बस सबको हक चाहिए, है ना। ये जोरावर जमुना बहन से कह रहा है, जोरावर किससे कह रहा है, जमुना बहन से कह रहा है। इंपॉर्टेंट पंक्ति आई हुई पंक्ति है मेरे भाई। आर्थिक रूप से स्वतंत्र होकर ही शोषण से मुक्ति हो सकेंगे और समाज में समानता का दर्जा पा सकेंगे। दास साहब किससे कह रहा है, जोरावर से कह रहा है। 4 पैसे हाथ में जाने से ही जात जात ऊंची हो जाएगी, ये जोरावर दास साहब से कह रहा है। जमाना बदल गया जोरावर, जमाने के साथ बदलना सीखो, ये दास साहब जोरावर से कहता है। बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति याद रखना। पैसे से अहंकार तो दिया संस्कार नहीं, दास साहब जमुना बहन से कह रहा है। बदल रहा लोग, ये तीसरे दृश्य में ज्यादा पंक्तियां आई है ना, इसमें याद रखना है थोड़ा सा। तीसरा दृश्य इंपॉर्टेंट है इसमें, यहाँ पर ज्यादा चीजें चल रही है। फिर चौथा दृश्य स्टार्ट होता है। चौथे दृश्य में आता है, खोले भी तो बताओ क्या कर सकते हैं। ये महेश बिंदा से कह रहा है, महेश बिंदा से कह रहा है ना। छोड़े किताबें बातें महेश बाबू, जरा बताओ। ये छोड़ो, पांचवें दृश्य में क्या आया था, उद्देश्य तो शायद यह भी नहीं है कि हम अपने व्यक्तित्व स्वार्थ के हित को पार्टी की एकता के हित पर ऊपर रखें। ये दास साहब की पंक्ति, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह 10 लोग हैं निश्चित, ये भी कोई जरूरी नहीं है। बात सिर्फ सौदेबाजी की नहीं है, दरअसल उनका असंतोष टिका है जनता। ये भी इंपॉर्टेंट, ये वाला इंपॉर्टेंट है। अखबारों की स्वतंत्रता पहली शर्त है प्रजातंत्र की, दास साहब दत्ता बाबू से कह रहा है। इंपॉर्टेंट पंक्ति है ना। जनता की याददाश्त बहुत छोटी होती है, दास साहब से कह रहा है। ये चीजें याद रखना है। पांचवें दृश्य में आई, ये ज्यादा जरूरी है ना, ये याद रखना। फिर उसके बाद, तुम्हारी और बिस्सू की दोस्ती तो कुल 8 महीने पूरी हुई है ना। महीनों से क्या होता है साहब, खरा आदमी मिल जाए तो हम 2 दिन में उसको गुलाम हो जाए, है ना। ये बिंदा सक्सेना से कह रहा है ना, याद रखना, ये पंक्ति आई हुई है।
छठे दृश्य में क्या याद रखना है अच्छे से, देखो भवानी आर्थिक संकट के कारण हम अक्सर बहुत घटिया स्तर की चीजें छापते रहे हैं। ये पंक्ति भी मेरे भाई आ सकती है, दास साहब दत्ता बाबू जो है भवानी से कह रहा है। ठीक है, आप चिंता क्यों करते हो, रिपोर्ट आने दीजिए, भवानी दत्ता बाबू से कह रहा है ना। चलो, उसके बाद सेवंत, उसमें सेवंत वाले दोनों इंपॉर्टेंट है। अरे ना भी बुलाए तो कौन हमारी जात चली जाएगी, ये जोरावर काशी से कह रहा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो अब हरिजनों को तो खुश करके रखना ही पड़ेगा, उनके बिना गुजारा नहीं होगा, ये काशी जोरावर से कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट हो। सातवें दृश्य में आया, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से दृश्य में आया। हाँ साहेब, हम तो दूसरन के मामले में पड़ेवा नहीं करे, ये जोरावर की पंक्ति इंपॉर्टेंट है। क्या लड़कियों से प्रेम करने वाले लड़के किसी खास तरह के होते हैं, ये सक्सेना महेश से कह रहा है, आठवें दृश्य में याद रखना है। उसके बाद नौवें दृश्य की एक ही पंक्ति अच्छी है कि देख लिया साहब, ऐसा आतंक अपने और कहीं नहीं देखा, ये बिंदा सक्सेना से कह रही है नौवें दृश्य में, याद रखना है, इंपॉर्टेंट पंक्ति है। फिर उसके बाद आता है इनवाइल्स इन हालातों में रह सकता है बिना इनवाइल्स हुए। ये सारी एक तरीके से देखो, ये जो लैंग्वेज है कहीं ना कहीं लखनऊ वाली लैंग्वेज है, लखनऊ वाले बच्चे इसको ज्यादा अच्छे समझ पाते हैं कि ऐसा ही बोला जाता है महेश सक्सेना दसवें दृश्य में ना। इसका पांडे साहब ने जो दास साहब से कहा था ये ज्यादा जरूरी है। सारा उचित अनुचित सिर्फ हम लोगों को ही देखना है साहब, सुनते हैं शकुन बाबू की जोड़ तोड़ की राजनीति तो पूरे जोर शोर से शुरू हो गई है। यह पांडे जी दास साहब से कह रहे हैं ना, क्योंकि उनके पीए, इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दसवें दृश्य में। तो अब चुनाव लड़कर इज्जत बनाइएगा अपनी, खेती में और राजनीति में बहुत फर्क होता है, जोरावर दास साहब जोरावर से कह रहे हैं ना। ये चीजें याद रखना, ये दसवें दृश्य की सारी पंक्ति याद इंपॉर्टेंट है। लास्ट आती है 11वें दृश्य की राजनीति, जहां इस तरह की ये चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको देख सकते हो। चलो, ये होता है हमारा यूनिट 8 कंप्लीट। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा पूरा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। कल यूनिट 7 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट 7 के पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उसके बाद सारी चीजों को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट के बाद पूरी एक एक चीजों को पढ़ेंगे। मैं बहुत जल्दी एमसीक्यूज वाले अच्छे पैटर्न पे आपको लिए लाने वाला हूँ। एक चीज और मैं आपके लिए करने वाला हूँ, एक वेबसाइट में बना रहा हूँ जिसपे आपको सारे एमसीक्यूज और सारे पीवाईक्यूज 2015 से लेकर 2025 तक के जितने पेपर हुए वो सारे पीवाईक्यू एक साथ पेपर आपको मिल जाएंगे। पेपर फर्स्ट के जो 2024-25 के सारे पीवाईक्यूज आपको मिल जाएंगे एक ही वेबसाइट पे ना। और बाकी एमसीक्यूज जो नई टेस्ट सीरीज है वो भी आपको एक ही जगह पर मिल जाएगी। ये चीजें मैं बहुत जल्द आपके लिए लाने वाला हूँ, तो बने रहना इसी यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद दोस्तों, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है।